फिल्में आती हैं जो समाज के सोचने का स्तर बदल देती हैं। इसी तरह की एक फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। इस समय हमारे साथ हैं लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की स्टार कास्ट। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। हम आपके पास आ रहे हैं बॉम्बे कॉकटेल बार से। तो हमारे साथ गेस्ट भी हैं और साथ ही हैं हमारी यंग ऑडियंस जो अपने सवाल पूछेंगी। तो सबसे पहले सबका स्वागत करते हैं विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। अलंकृता, आपकी फिल्म 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स, इतना आपकी फिल्म को पसंद किया गया सब जगह। जब भारत लाए यहाँ पे लोग, लिपस्टिक रेवोल्यूशन तो शुरू हुआ एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आरोप भी लगे। कोई कह रहा है लक्ष्मण रेखा पार कर दी और सोशल फैब्रिक को हिला दिया। तो इस तरह की जब आपको मिक्स रिस्पॉन्स मिले, पर एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ भी हो रहा होगा। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है क्योंकि लंबे स्तर के बाद फाइनली रिलीज होने वाली है 21 जुलाई को, और नर्वसनेस भी है क्योंकि इंडिया में लोगों ने देखी नहीं है। एंड एक्चुअली इट्स बीन वेरी नाइस दैट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव सीन इट, बट there's also that feeling of butterflies because जिन लोगों की कहानी है, जहाँ पे सेट है, जिनके बारे में है, उनको देखने का मतलब I'm waiting। जी, ट्रेलर जब हमने देखा, मैंने भी ट्रेलर देखा, मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत फिल्म लगी। एक आर्ट हाउस तो बिल्कुल नहीं, कमर्शियल उसका एक मेजर आर्क लगा फिल्म का। तो आपको रत्ना जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे फिल्म जब आपको मिली तो आपने इसको एक्सेप्ट कैसे किया? मतलब क्या आपने फिल्म की पहले कहानी सुनी? क्या आपको फिल्म के बारे में क्या पसंद आया? कहानी, उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई, और इस तरह का रोल मुझे पहले कभी भी ऑफर नहीं हुआ था और शायद दोबारा भी नहीं होगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो वो थी कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मेरा रोल बहुत अच्छा था, इसीलिए ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। जी जी। और आपके जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हम चाहेंगे एक एक करके अपने ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। अच्छा, आप बताइए। तो मेरे किरदार के नाम है शिरीन असलम और वो 3 बच्चे की माँ है। उनका मैरिज इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है उनका मैरिज, और भोपाल में रहती है। वो काम नहीं करती है, घर के बाहर काम नहीं करती है। एक्चुअली बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती है वो, और उनका जो एम्बिशंस, ख्वाहिशें, ये सब जो है वो कैसे अकम्प्लिश कर सकती है, इसके बारे में है उनका स्टोरी। चारों औरतों की कहानी कुछ ऐसी ही है कि वो अपने सपने और अपनी ख्वाहिशें किस तरह से पूरा करने की कोशिश करती हैं। पूरे होते हैं कि नहीं वो तो आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा आपको। मेरा किरदार है उषा परमार का, जो सब लोगों को बुआ जी के नाम से मालूम है, जिसके बारे में वो अपना परिवार चलाती है। बहुत ही जवान उम्र में उनकी वो शायद विधवा हो चुकी थी, और अब क्योंकि वो एक जीवन का अब ऐसा स्थान ग्रहण कर चुकी है, 55-60 वर्ष की होगी, और अब उसको लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो वो तैरना सीखती है, और उससे उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आता है और क्या फर्क आते हैं उसके बारे में है। जी, तो इन कहानियों में जैसे कि एक तरह से जो औरतें हैं, 4 आपकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके जो डिलेमास हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं लाइफ के, वो सब आपने दिखाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको इस तरह का कंटेंट लेकर, मतलब, और क्या था आपके लिए? क्या सीन्स का, जैसे आप इससे पहले बता रही थी, वो क्लोज सेट्स, क्या किस तरह से आपने मतलब डील किया अपने कंटेंट को लेकर? क्योंकि जाहिर है इस तरह का कंटेंट रोज देखने को मिलता नहीं है। हाँ, अगर आप लोकेशन की बात करें तो डेफिनेटली वो मेरे माइंड में था कि जो क्लॉस्ट्रोफोबिया का फीलिंग है वो बहुत क्लियरली आए। तो हमने सेट्स पे, हमने आर्टिफिशियली बिल्ट सेट्स पे शूट नहीं किया, रियल लोकेशंस में शूट किया, और सचमुच में वो जो जैसे वो जगहें हैं वो फिजिकली बहुत छोटी छोटी जगहें थी। तो मैंने और सिनेमेटोग्राफर ने काफी क्लियर, हम लोगों ने सोचा था कि हम वो जो क्लोज्ड फीलिंग है वो यूज करें, तो वो जो डिस्कम्फर्ट है वो स्पेस की, वो हर तरीके से फ्रेम में आ जाए। तो ये सारी चीजें, मतलब आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू अ टेक्निकल डिस्कशन, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वन थिंक्स अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट इन ईच फ्रेम। वो घुटन की फीलिंग, जो एक फैक्टर है जो चारों औरतों को यूनाइट करता है, कि वो घुटन का जो फीलिंग होता है, वो घुटन चल रही है और उसके बीच में उनके सपने एक्चुअली जीवित हैं, और कैसे वो उसी सिचुएशन में किसी तरह वो अपने छोटे छोटे सपनों को पूरे करने की कोशिश करते हैं। जी, आप कई लोगों के बहुत सारे सवाल थे यहाँ पे, आपसे शुरू करते हैं। आप क्या पूछना चाहेंगी? How did you think about the title? Like, how did you think about the metaphor ki lipstick under my burqa? You know, because it conveys such a metaphor, and it is empowering at the same time, and it is, you know,
एक्चुअली मुझे कुछ खास, मैंने ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं किया था, वो बस टाइटल आया था। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं कभी एक्चुअली मैं मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए वो लिपस्टिक एक्चुअली वो फिजिकल लिपस्टिक नहीं है, वो एक आइडिया है कि हमें एक आइडिया टू वांट समथिंग पर्सनल विच इज जस्ट फॉर मी। तो औरतें की जो वो डिजायर होता है, ख्वाहिश है कि कुछ मेरा अपना हो। नहीं तो क्या होता है, औरतें का मोस्टली होता है कि वो अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बचपन में अपने पेरेंट्स के लिए, दे आर वेरी बिजी पुटिंग एवरीवन एल्स अहेड ऑफ देम। सो फॉर मी इट्स ऑल्सो कि वो जो चीज अपने लिए हो, सो आई थिंक इट्स दैट। लेकिन एक और भी नाम था इस फिल्म का, लिपस्टिक वाले सपने, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑल्सो। बहुत अच्छा नाम है, बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी पहली बार सुना लिपस्टिक वाले सपने। लेकिन मैंने सुन के ही बोला था नहीं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का बेटर टाइटल है ना। वो अपनी फिल्म के साथ शायद ज्यादा मैच करता है, लेकिन लिपस्टिक वाले सपने का एक इसकी जो एक मिठास है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। और खासकर मैंने देखा कि बॉलीवुड से भी कई सारे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी कई सारे एक्टर्स ने सपोर्ट भी किया लिपस्टिक रेवोल्यूशन को आपके विद एक्चुअल, हालांकि फिजिकल लिपस्टिक को लेकर सपोर्ट किया। और जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? Pehla reaction when you all read the script and how your friends and family reacted when you all told them that you all are doing such a movie. I loved the script, बहुत अच्छी लगी मुझे स्क्रिप्ट, फौरन मैंने हाँ कह दी। और मेरे फैमिली ने जब फिल्म देखी तो उनको बहुत बहुत पसंद आई। मैं एक्चुअली ज़्यादा तर पूछती नहीं हूँ दूसरे लोग से कि मैं ये कर रही हूँ, ये करूँ या ना करूँ, ये कैसे होगा नहीं होगा। ऐसा कोई है नहीं पूछने के लिए। मेरा Not about asking, but once you already told them कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ, like ये भी शायद मैंने नहीं कहा। मैं कह भी सकती थी मेरी मम्मी को, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ उनसे और उनके साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ फिल्म के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मैंने शायद कहा होगा। इनफैक्ट मेरी मम्मी के साथ मेरी बात हुई इस फिल्म के बारे में जब ये पूरा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आई रिफ्यूज टू कॉल देम सेंसर बोर्ड एनीमोर, सर्टिफिकेशन बोर्ड जब ऐसे कहा कि ये रिलीज नहीं होगा, ये वो तब हम जाके हमारी बात हुई। उसके पहले तक इतना बात एक्चुअली नहीं हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, तो मुझे तो पता ही था कि तो मुझे करना ही है, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं मिलते, ऐसे रोल ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो मुझे पता ही था कि मैं तो बेशक ये फिल्म करूंगी। जी जी, तो सब आप बेकरार हैं अपने सवाल पूछने के लिए, आप सब रेडी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रत्ना जी से पूछना चाहूंगी, आप जैसे हम लोग सब अपने फिल्म के आप कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, आपका कैरेक्टर है उषा का, जो एक यंगर जो उनके जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, ऐसा ट्रेलर से भी साफ लग रहा है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाती है उनके साथ। हमने ज्यादातर देखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ समय पहले शौकीन आई थी या उसके बाद भी कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां पे अगर एक्टर्स यंगर गर्ल के साथ या को एडमायर कर रहे हैं, कोई अफेयर हो रहा है, तो कोई उसे अलग तरीके से नहीं देखता है, उसे डिबॉश्ड या डर्टी तरीके से नहीं देखता है। लेकिन अगर फीमेल हो जाए वो, तो सडनली जो एक मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनती है, वो बदल के डर्टी पिक्चर हो जाती है। आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमारी सोसाइटी में है, एक 50 साल का मर्द 25 साल की लड़की से शादी करे तो कोई उसमें कोई अचरज नहीं होती किसी को। लेकिन अगर उल्टा हो तो देखिए बेचारे फ्रेंच प्रेसिडेंट को कितना सुनना पड़ रहा है हमारे यहाँ से, ना जान ना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान, हमारा कुछ लेना देना भी नहीं हो उनके साथ, लेकिन हम लोग सब कह रहे हैं कि हाय देखो बुढ़िया से शादी की उसने। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हमारे सोसाइटी में है, जरूर हमारी फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए जिस तरह का मेरा रोल है, शायद इस तरह का रोल पहले कभी भी नहीं लिखा गया, शायद दोबारा लिखा भी न जाए। मगर ये सत्य है, ऐसा तो नहीं है कि इंसान एक उम्र का हो जाने के बाद उसके कुछ डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद हो जाते हैं। औरतों का तो डेफिनेटली नहीं, हम तो ज्यादा जिंदा भी ज्यादा रहती हैं, है ना। हाँ। तो ये जो हमारी एटीट्यूड है, इसके सामने सवाल उठाने जरूरी थे, और अलंकृता ने 4 अलग अलग कहानियों के जरिए ये सवाल उठाया। सबसे मुश्किल कहानी मेरी है, लोगों के लिए एक्सेप्ट करने में भी मुझे लगता है कि शायद मुश्किल सबसे ज्यादा मेरी कहानी को लेकर होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी युवा पीढ़ी तो डेफिनेटली इसके लिए तैयार है, और जो हमारे मेरी उम्र के लोग हैं, हमको तो धक्के मार मार के मॉडर्न बनाना पड़ेगा, तो शायद बन ही जाएंगे। और मॉडर्न, खुदा के वास्ते ये मत समझिए कि मॉडर्न कपड़े पहन के बनता है इंसान,
चाहे 1000 आप कपड़े पहन लीजिए, चाहे जितना आप काट लीजिए, अपने कपड़ों को छोटा बड़ा कर लीजिए, माफ कीजिए, जब तक यहाँ नहीं बदलोगे आप, तब तक मॉडर्निटी का म नहीं छू जाएगा आपको। और हमारे देश में ये है, हम लोगों ने भाषा सीख ली है, हम लोगों ने पहनाव वहनाव सब वो अंजाम सीख लिया है, लेकिन जेन्युइन मॉडर्निटी यानी कि दूसरों के विचारों के साथ जीना, ये तो छुआ भी नहीं हमको। ये जो असली मॉडर्निटी का है हिस्सा, जो पहले हुआ है वो सही है, इसके सामने प्रश्न उठाना, ये है मॉडर्न होना। कि जो आज तक हुआ है वो हमेशा सब कुछ सही है नहीं, उसके खिलाफ सवाल उठाना, ये मॉडर्निटी है, ना कि सिगरेट फूंकना। सो मेरा कहना है कि जब तक हम लोग ये मॉडर्निटी को समझेंगे नहीं, हम लोग कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न भाषा, वेस्टर्न समथिंग कल्चर से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर का जो सबसे परेशान करने वाला पॉइंट है ना, वो ये है प्रश्न करना। हमारी सिविलाइजेशन हमको, हमारा कल्चर हमको प्रश्न नहीं करने देता। ना माँ बाप से प्रश्न कर सकते हैं हम, ना टीचर्स से प्रश्न कर सकते हैं हम, ना समाज से प्रश्न कर सकते हैं हम, ना भगवान से प्रश्न कर सकते हैं हम। भगवान के साथ भी दोस्ती तोड़ दी हमने। एक जमाना था जब मीराबाई सीधी बात करती थी, कृष्ण के गले में बाहें डाल के उसने बात की कृष्ण से, और आज मैं राम का र बोलूं तो 4 बार सोचना पड़ता है मुझको। तो हमने हर एक बंदे में रोक, अड़चन, रुकावट डाली हुई है। इस सब से कैसे निकलेंगे बाहर हम लोग? सचमुच मॉडर्न कैसे बनेंगे? और मुझे ये क्लियरली लगता है, और जो मेरी पढ़ाई है उससे मैं जानती हूं कि हम लोग एक जेन्युइनली मॉडर्न संस्कृति थे, हम लोग एक क्वेश्चनिंग संस्कृति थे। हमने वो त्याग दिया है, हमने अपने विचारों की डोर किसी और के हाथ में थमा दी है, और मुझे उससे बहुत परेशानी होती है।